नमस्कार बच्चों। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद पुनः आपका जो ऑनलाइन ऑनलाइन जो क्लासेस हैं वो आपकी दोबारा से 1 जुलाई से स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है, तो हमारे कक्षा 10 में विज्ञान विषय में पार्ट 3 रसायन विज्ञान का है जो पार्ट धातु और अधातु ये चल रहा था। ठीक है, इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको जो समर वेकेशन से पहले वाली वीडियो में मैंने आपको सक्रियता श्रेणी जो है लास्ट टाइम पे बताई थी। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है ये इसी चैप्टर का आयनिक यौगिकों के गुणधर्म, यानी कि आयनिक यौगिक उनको कहते हैं जो आयन देते हैं। अभी मैं आपको उदाहरणों से समझाऊंगा इनको कि क्या होते हैं आयनिक यौगिक करके। तो पहले उसके गुणधर्म पढ़ लेते हैं आयनिक यौगिकों के। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोगों ने जो है समर वेकेशन का जो होमवर्क है, जो भी मैंने आपको चित्र और जो भी लिखने के लिए क्वेश्चन आंसर दिए थे वो कंप्लीट करे होंगे। जो आप लोग जो है अपने ग्रुप में, जो मैं कल शाम 5 बजे ग्रुप को खोलूँगा तो उस समय जो है आप अपना होमवर्क समर वेकेशन का मुझे भेजेंगे विज्ञान विषय का। ठीक है, तो उसके बाद हम तो अब हम जो है चैप्टर पे आते हैं, आयनिक यौगिकों के गुणधर्म, इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले है भौतिक प्रकृति, यानी कि जो फिजिकल जो नेचर होता है आयनिक यौगिक का, उनको जानते हैं। तो धन एवं ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल उपस्थित होने के कारण आयनिक यौगिक ठोस तथा कुछ कठोर होते हैं। यानी कि जो आयनिक यौगिक होंगे, यानी कि आयन जो देंगे, आयन यानी क्या, आयन क्या होते हैं, यानी कि जो यौगिक धनायन और ऋण आयन देंगे तो उन्हें कहा जाता है आयनिक यौगिक। तो इनके बीच जो बल होता है जिनसे आपस में जुड़े रहते हैं, जिसे आकर्षण बल कहा जाता है। तो तो ये आकर्षण बल के कारण ही आपस में जुड़े रहते हैं। इससे जो ये यौगिक होते हैं बहुत ठोस होते हैं या कठोर होते हैं। आयनिक यौगिक प्राय भंगुर होते हैं, यानी कि भंगुर यानी कि पटकने के कि उनको अगर तोड़ा जाए तो ये बिखर जाएंगे विभिन्न भागों में और दाब डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। और अत्यधिक जब दबाव पड़ता है इन यौगिकों पर, आयनिक यौगिकों पर, तो ये टूट जाते हैं। ठीक है, अगला जो गुण है इनका विलेयता, यानी कि कह सकते हैं घुलनशीलता भी कहते हैं इसको हम। तो आयनिक यौगिक सामान्यतः जल में विलेय होते हैं तथा विलायकों जैसे मिट्टी का तेल, पेट्रोल आदि में अविलेय होते हैं। ठीक है, यानी कि जो आयनिक यौगिक होंगे, जो आयन देंगे वो यौगिक, वह जल में विलय हो जाते हैं, यानी कि जल में घुल जाते हैं। लेकिन जो विलायक होते हैं जिनमें इनको घोला जाता है, जैसे मिट्टी का तेल, पेट्रोल, तो इनमें ये अविलेय होते हैं, इनमें ये नहीं घुलते हैं। ठीक है, अगला गुणधर्म आया इनका गलनांक और क्वथनांक। ठीक है, तो आयनिक यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक होते हैं या बहुत उच्च होते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण बल को तोड़ने के लिए ऊर्जा की बहुत अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। ठीक है, तो जो आयनिक होते हैं इनके गलनांक और क्वथनांक बहुत उच्च होते हैं। क्योंकि ये ऐसा उच्च इसलिए होते हैं क्योंकि जो ये आयनिक यौगिक होते हैं, इनके आयनों के मध्य जो होता है अंतर आयनिक आकर्षण बल वो बहुत अधिक होता है, जिसको तोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए इनके जो क्वथनांक और गलनांक होते हैं ये बहुत अधिक होते हैं। ठीक है, और अगला गुणधर्म आया विद्युत चालकता, यानी कि विद्युत के ये चालक हैं या कुचालक हैं। तो किसी विलयन में विद्युत का चालन आवेशित कणों की गति के कारण संभव होता है, यानी कि जो कोई भी विलयन होगा उसमें विद्युत यानी कि जो करंट होगा तभी उसमें विद्युत चालित होगा जब उसके जो कण होंगे वह आवेश में होंगे। ठीक है, तो किसी आयनिक यौगिक का जल में विलयन आयन युक्त होता है, जो विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गतिमान हो जाता है। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत चालन नहीं करते हैं, परंतु आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। गलित कह सकते हैं, द्रव अवस्था भी कह सकते हैं इसको। द्रव अवस्था में जो होता है वह आयनिक यौगिक जो है उसमें विद्युत का चालन करेंगे, लेकिन अगर आयनिक जो यौगिक हैं वो अगर ठोस अवस्था में तो उसमें विद्युत का चालन नहीं होगा। ठीक है, और कुछ आयनिक यौगिकों के नाम और उनके सूत्र दिए गए और उनमें उपस्थित जो आयन होते हैं उनको भी मैंने इस तरह से लिखा हुआ है, जिस तरह से आप इसमें जो है देख सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे लिखिए क्रम संख्या के अनुसार देखिए यौगिक का नाम लिखा है, ठीक है, सूत्र क्या होता है इस यौगिक का ये लिखा है और उसमें उपस्थित आयन, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि क्या होते हैं आयनिक यौगिक करके, तो उनको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। ये हैं आयनिक यौगिक, यानी कि Na+ एक आयनिक यौगिक है, Cl- एक आयनिक यौगिक है, ठीक है। तो इस तरह से Na+ व Cl- ये आयनिक यौगिक कहलाएगा, ठीक है। जैसे यौगिक का नाम है सोडियम क्लोराइड, तो उसका फॉर्मूला हुआ हमारा NaCl, ठीक है। Na पे प्लस चार्ज और Cl पे माइनस चार्ज, जैसे मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार। इसका परमाणु क्रमांक होता है 11, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हुआ 2 8 1। तो अंतिम कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन को दान कर देता है, जो दान करता है तो उस पर पॉजिटिव का चार्ज जाता है। क्लोरीन 17वें नंबर पर होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर 2 8 7 होता है, यानी कि इसको अपनी कक्षक पूर्ण करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, जो कि 7 है लास्ट में, ठीक है। अंतिम कक्षा में इसके 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर किसी से लेता है तो उस पर माइनस का चार्ज आता है, ठीक है। तो ये ऋणात्मक आयनिक यौगिक कहलाएगा और धनात्मक आयनिक यौगिक है, ठीक है। तो इस तरह से अगला जैसे पोटेशियम क्लोराइड है KCl, तो ये 1900 नंबर पर होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा क्या 2 8 8 1, यानी कि अंतिम कक्षक में पोटेशियम के एक इलेक्ट्रॉन, तो इसको यह क्या करता है दान करता है, तो धनात्मक आयन इसके ऊपर आ जाता है, ठीक है। क्लोरीन का जैसे मैंने आपको बताया इस तरह से। अगला है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, तो इसको पूरा NH4 को हम एक ही पढ़ते हैं, ठीक है। N और H अलग नहीं है, इसमें NH4 एक ही है, तभी इसको अमोनियम पढ़ा जाता है NH4 को। तो NH4 पे प्लस का एक चार्ज होता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंतिम कक्षक में भी एक इलेक्ट्रॉन होता है। अगला है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, ठीक है, 12 नंबर पे। इस पर अब 2 प्लस के चार्ज दिखाए गए हैं, Mg पे 2+ और ऑक्सीजन पे 2-, क्योंकि इसका होता है इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 8 2, अंतिम कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन का क्या होता है 2 6, अंतिम कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, इस पर 2 ऋणात्मक के आयन है। अगला है क्या मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, ठीक है, सी इसको सही से लिखिएगा, ठीक है। फिर अगला है एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, ठीक है, इसमें आयन इधर उधर भी होते हैं, जैसे ये Al2O3 लिखा है, तो ठीक है, तो क्या है एल्युमिनियम पे कितने होते हैं प्लस के 3 चार्जेस होते हैं, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा एल्युमिनियम का 2 8 3, तो अंतिम कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। जब इनकी जो आयन है वो बराबर होते हैं, ठीक है, जैसे इसमें Na पे 1 है Cl पे 1 है, ठीक है, तो ये NaCl सीधे सीधे हो गया। लेकिन जब जैसे ये MgCl2 है, Cl पे तो एक ही इलेक्ट्रॉन माइनस का होता है, लेकिन Mg पे 2 होते हैं, तो इसको जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे अंतिम कक्षा के वो क्या होते हैं इंटरचेंज हो जाते हैं, यानी कि Mg पे जो 2+ होगा वो Cl पे चले जाएगा, ठीक है, तो इसलिए ये MgCl2 बना। वैसे ही Al2O3 वो किस तरह से बना है हमारा, यानी कि ऑक्सीजन पे तो हमेशा क्या होते हैं माइनस के 2 चार्जेस होते हैं, और Al यानी कि अंतिम कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन 2 8 3, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इधर चले जाएंगे और इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर आ जाएंगे। इस तरह से जो हमारा यौगिक बना वो क्या बना Al2O3, ठीक है। अगला हम देखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, इसके अंतिम कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन 2 8 8 2, यानी कि 2, और इसको कितने की आवश्यकता होती है 2 इलेक्ट्रॉनों की, इस पर 2- का इसमें 2+ का, यानी कि दोनों बराबर हैं तो इसके इंटरचेंज नहीं हुए हैं। अगर जब बराबर होंगे तो इंटरचेंज नहीं होंगे, जब लेकिन असमान हैं दोनों के आयन तो वो इंटरचेंज हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है यौगिक का निर्माण होता है। अगला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि Na और OH को हम हाइड्रोक्साइड पूरा पढ़ेंगे, तो Na पे प्लस का चार्ज होता है और OH पे 1- का होता है, तो दोनों पे एक एक ही हैं, एक प्लस का एक माइनस का है, तो दोनों इंटरचेंज नहीं हुए। तो इस तरह से Na+ व OH-, इस तरह से जो है इन पे जो आयन है ये आयनिक, इस तरह से आयनिक यौगिक कहलाए, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप इनको जो है अपनी फेयर कॉपी पे साइंस की नोट कर लीजिएगा, ठीक है।